यहाँ से पहले हम लोग जो आपका कॉन्सेप्ट बचा हुआ था इसे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, एक बार क्लियर समझ लेते हैं। ठीक, जैसे इसमें आपको डाउट कहाँ था पहले मुझे ये बताएं। ठीक है, जैसे ये क्या हुआ, इसको आपने जैसे समझ लिया, आपने ग्लोब है, ये 90 डिग्री है और ये भी कितना है 90 डिग्री है। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, और ये कितने डिग्री की लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है। हमने टोटल बात करी है कितने लॉन्गिट्यूड है, 360 है। कहने का मतलब ये 0 डिग्री है तो इसके पीछे कितना होगा, इसके एग्जैक्ट पीछे होगा 180 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। अब इसे अगर हम इमेज के माध्यम से समझना चाहें तो हमारे पास समझने के लिए एक इमेज है ये। अब इस फोटो को आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्लियर दिखेगा कि अगर आप फ्रंट पर देखें, जैसे आप इधर फ्रंट पर देख रहे हैं, इधर आप अगर फ्रंट पर देखें तो फ्रंट पर आपको दिखेगा 0 डिग्री। ये क्या है, ये जो 0 डिग्री दिख रहा है ये फ्रंट है। लेकिन इसी के पीछे अपोजिट में आपको 180 डिग्री भी दिख रहा होगा। क्योंकि ग्लोब 3D में है और हमारे पास जो इमेजेस हैं ये 2D हैं, इसीलिए दोनों लाइन को एक साथ देखना पॉसिबल नहीं है। हमने क्या बात करी, हमने बात की कि एक देशांतर, ठीक है, 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर आएगा, 4 मिनट का अंतर आएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा 1 डिग्री देशांतर पर आप इस तरफ हैं और अगर आप ईस्ट साइड में जाते हैं, किस तरफ जाएंगे, ईस्ट साइड में, तो प्लस होगा 4 मिनट, और अगर आप वेस्ट साइड में जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, तो 4 मिनट क्या माइनस होगा। समझ आया, इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे आप बढ़ें और इसमें क्या देखेंगे, अगर हम लोग इस तरफ गति करते हैं या इस तरफ मूवमेंट करते हैं, आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पर था 0 डिग्री पर और 0 डिग्री से आ गया 15 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 15 डिग्री पर। और 0 डिग्री पर कितने बज रहे हैं, 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। अगर 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पर कितने बजेंगे, 12 बज के कितने मिनट होंगे, 12 बज के 4 मिनट होंगे। देखो 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, टोटल कितनी डिग्री हमने मूव किया, 15 डिग्री। कितने डिग्री, 15 डिग्री। और 1 डिग्री बराबर कितने मिनट है, 4 मिनट है ना, तो 15 डिग्री बराबर कितने मिनट होगा, 15 डिग्री बराबर कितने मिनट होगा, 60 मिनट होगा ना। और 60 मिनट बराबर कितने समय का अंतर आएगा, 1 घंटे का अंतर आएगा। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पर हम पहुंचेंगे, यहाँ पर कितने बजेंगे, 1 बजेंगे। कितने बजेंगे, 1 बजेंगे। अभी ये समय निकालना आपको समझ में आया, आ गया समझ में, या किसी को भी कोई डाउट है। अच्छा, अगर आप इधर मूव करते हैं, ठीक है, अगर आप वेस्ट साइड में मूव करते हैं, इधर मैंने दे दिया आपको 18 डिग्री। ठीक है, आप 0 डिग्री में थे, 18 डिग्री पर आ गए। कितने डिग्री का अंतर आया है, 0 डिग्री से यहाँ पर कितने डिग्री पहुंचे आप, 18 डिग्री का अंतर आया ना। मतलब 18 डिग्री आपने गति करी, तो 18 डिग्री बराबर कितने मिनट होगा, कैलकुलेट करके बताएं। 18 डिग्री बराबर कितने मिनट होगा, 72 मिनट होगा। कितना मिनट, 72 मिनट। और 72 मिनट में कितने घंटे होंगे, आप देखेंगे 1 आवर एंड 12 मिनट। तो कितने मिनट का अंतर आएगा, 1 घंटे 12 मिनट। अब ये 1 घंटे 12 मिनट जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि हम लोग किस साइड में गति कर रहे हैं, वेस्ट साइड में गति कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत नहीं आते हैं, बस कभी कभार हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि भारत की जो मानक यामात्तर रेखा है वो कितने डिग्री पर है, और उसे आपने देखा कि 82 डिग्री पर है, कितने राज्यों से गुजरती है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज इस टॉपिक से कोई और विशेष क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, एसएससी इत्यादि के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो क्या है, वो है पृथ्वी की गतियां। ठीक है, आज का जो नया लेसन हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो क्या है, वो है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, सारे गति करते हैं। अब पृथ्वी की आप गति की बात करें तो आपने पढ़ा कि पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है, और 2 प्रकार से गति कौन कौन सी है। पहली गति क्या है, घूर्णन, और दूसरी गति क्या है, परिक्रमण। घूर्णन किसे कहते हैं, घूर्णन कौन सी गति होती है, अपने एक्सिस पर मूव करें। ठीक है, अक्ष पर घूमना। और परिक्रमण क्या है, सूर्य के चारों तरफ गति। परिक्रमण का मतलब क्या हो गया, सूर्य के चारों तरफ गति करना। परिक्रमण का मतलब क्या है कि सूर्य के चारों तरफ गति करना, ये क्या है, परिक्रमण है। दोनों समझ में आया। अच्छा, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसे पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ रहे हैं पृथ्वी की गति को, इसका क्या रोल है हमारे पढ़ने में। घूर्णन से क्या होगा, जब आप घूर्णन को पढ़ेंगे तो इससे दिन रात में अंतर आएगा, या दिन रात इसी की वजह से होता है। ठीक है, दिन रात किसका प्रभाव है, पृथ्वी की घूर्णन का, या जिसको आप कहते हैं दैनिक गति। क्या कहते हैं,
दैनिक गति। आप ग्राफ को बनाते हुए चलेंगे, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दैनिक गति। परिक्रमण की बात करेंगे आप, तो इससे किसमें परिवर्तन आएगा, ऋतु में परिवर्तन आएगा। किसमें परिवर्तन आएगा, ऋतु में परिवर्तन। या जो विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं, जैसे भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, आपका आंसर होगा 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी ऋतुएं हैं, 4 ऋतुएं भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप क्या पढ़ते हैं, गर्मी पढ़ते हैं, सर्दी पढ़ते हैं, वसंत ऋतु पढ़ते हैं और शरद ऋतु पढ़ते हैं। ये 4 मुख्य ऋतुएं हैं हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो आपके 6 क्लास की एनसीईआरटी है। तो इन 4 ऋतुओं में परिवर्तन किसकी वजह से होता है, पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से होता है। अब थोड़ा सा इसका आप अगर चित्र देखना चाहें तो इधर देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये परिक्रमण है। नोट करें इसे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पहले से नोट डाउन है, देखो अगर नोट डाउन है, समझ में आ रहा है तो आप बताते जाएंगे, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। आई विल मेंटेन माई स्पीड। एसी काम कर रही है, लेकिन काफी समय से जो है फैन चल रहा था और रूम गर्म है, तो वो भी थोड़ा काम देर में करेगी। एसी चल तो रही है एसी। हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आप बढ़ें। ये अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ है। और अर्थ के विषय में आपने क्या पढ़ा कि पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। और ये किस पर झुकी हुई है, अपने अक्ष पर। और इसे कहते क्या है, 23.5 डिग्री को इसे कहते हैं अक्षीय झुकाव। क्या कहते हैं, अब आप देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इमेजिन करें, ठीक है, अगर हम इमेजिन करते हैं स्वयं से, जैसे आप जब इमेजिन करते हैं, पढ़ते हैं, तो नॉर्मली आप कैसे पढ़ते हैं, आप एक्सिस इसे मान के चलते हैं। आप मानते हैं कि ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और आप इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। आप इसे क्या मान लेते हैं, आप मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक्सिस है, ठीक है। आप एक्सिस इसे मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अक्षीय झुकाव। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में कि पृथ्वी कितने डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और एक क्वेश्चन इसी के सिमिलर और आया हुआ है कि ठीक है, इसका कक्षीय झुकाव कितना है, ठीक है। एक हो गया अक्षीय झुकाव और दूसरा कक्षीय झुकाव। अपने कक्ष पर ये कितना झुकी हुई है, तो वो कितना है, 66.5 डिग्री। कितना है, 66.5 डिग्री। और ये 66.5 डिग्री है क्यों, जैसे आप देखेंगे टोटल, अगर आप इस जो एक्सिस है, एक्सिस को अगर आप सीधा करें तो ये कितने डिग्री पर रहेगी, 90 डिग्री पर रहेगी ना। लेकिन अगर आप उसमें से 23.5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो जो ये अपने एक्सिस पर झुकी हुई है उसके बाद में जितना भी एंगल बचता है वो क्या है, वो है कक्षीय झुकाव। वो क्या है, वो कक्षीय झुकाव है। ये दोनों सिर्फ फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया भी हुआ है और आ भी सकता है। और इसी में आप कुछ लाइनों को भी ड्रा कर लें, बताते जाएंगे, मैं सिर्फ ड्रा करूंगा, आप बताएंगे। ये 0 डिग्री की लाइन है, इस लाइन का क्या नाम है, और ये 23.5 डिग्री की लाइन है, इस लाइन का नाम, ये 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, और ये 66.5 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। तो ये अंतर आपको समझ में आया, पृथ्वी का झुकना। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट थे, इस फिगर को समझाने का मेरा मतलब था कि 2 पॉइंट आप समझ जाएं, एक अक्षीय झुकाव और दूसरा कक्षीय झुकाव। नोट हो गया।
सीटेड में टोटल कितने बच्चे बैठ के पढ़ते हैं यहाँ? 20 बच्चे पढ़ते हैं। अब पैसा ज्यादा है, दे दिया है तो क्या करेंगे? एक इमेज एक्सट्रैक्ट करूंगा मैं यहाँ से। इसमें दोनों चीजें क्लियर दिख रही हैं, दोनों पॉइंट्स। एक आप देख रहे हैं अक्षीय झुकाव और कक्षीय झुकाव, ठीक है, ये आपको यहाँ से क्लियर है। दो पॉइंट इसमें थे वो आपने देखे। अब इधर आप देखेंगे इसमें पॉइंट आया है प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। और इसे अगर आप फिगर में समझना चाहें तो फिगर में ऐसे समझेंगे। आप मान लें कि ये क्या है, ये सन है, ये क्या है, ये सन है, और ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक। अब अर्थ में आप देखेंगे कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। एक्चुअल में अगर आप मानेंगे तो ये क्या है, ये पूरा 90 डिग्री वाली लाइन होगी। ये कितने डिग्री की लाइन होगी? 90 डिग्री की लाइन होगी। लेकिन जो लाइन है वास्तविकता में वो इस तरीके से है, इस तरीके से है, वो लाइन तिरछी है। अब तिरछी होने का मतलब क्या है, आप देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं वो ऐसा नहीं है कि आधे पार्ट पर एक साथ पड़ रही हैं, आधे पार्ट पर एक साथ पड़ रही हैं। आप देखेंगे अगर किरणें पड़ेंगी, ठीक है, अगर एक्चुअल में इस लाइन को हम लोग ड्रा करेंगे तो ये लाइन यहाँ तक आएगी, ठीक। और यहाँ तक आने का मतलब है कि जो लाइट पड़ेगी पृथ्वी पर वो ऐसे पड़ेगी, ठीक है, तो सीधे इस तरीके से पड़ेगी। और इस तरीके से पड़ने का मतलब आपने देखा कि एक्चुअल में जो झुकी हुई है एक्सिस, इसका जो एक्सिस है, एक्सिस के इस तरफ भी लाइट पड़ रही है और इधर एक कुछ पार्ट छूटा जा रहा है, ठीक है, कुछ पार्ट छूट रहा है। इसे आप इधर इमेज में देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि ये क्या है, ये आप देख रहे हैं एक्सिस है, ये क्या है, ये ध्रुव है, ये एक्सिस है। और ये पार्ट ऐसा है कि एक्सिस के बाद में भी लाइट पड़ी हुई है, अर्थात एक्सिस के बाद में भी इस भाग में उजाला है, और ये एक्सिस के भाग मतलब एक्सिस के बाद में ये भाग पूरा छोटा हुआ है, अंधेरा है, ठीक। और आप देखेंगे अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रा करें तो ये क्या करती है, एक वृत्त बनता है। ये क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा जो ये डिसाइड करेगा कि एक पार्ट में लाइट पड़ रही है, एक पार्ट में लाइट नहीं पड़ रही है, या दिन और रात को डिसाइड करेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। क्या कहते हैं, ठीक है, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये प्रदीप्त वृत्त, वृत्त से क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन आप समझ लें कि प्रदीप्त वृत्त होता क्या है। जिस भाग में सूर्य रहेगा इस भाग में क्या रहेगा, उजाला रहेगा। क्या रहेगा, उजाला रहेगा। और जिस भाग में सूर्य नहीं है इस भाग में क्या रहेगा, इस भाग में अंधेरा रहेगा। अब देखो दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, थोड़ा सा इसे समझो, वो भी यही क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। अब छोटे बड़े कैसे होंगे, जैसे आप मान लें एक्चुअल में हमने क्या माना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सिस है, और ये जो पार्ट है ये उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। अब आप बताएं उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में जब यहां पर रहेगा, ठीक है, सूर्य अगर यहां तक चमक रहा है, सूर्य का प्रकाश यहां तक जा रहा है, इसका मतलब कि नॉर्मल है। इसका मतलब जो दिन रात है वो कैसे हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, ठीक है, दिन कैसा हो रहा है, इक्वल हो रहा है। लेकिन अगर ये एक्सिस से इस पार जा रहा है, ठीक है, एक्सिस से इस पार अगर सूर्य की लाइट जा रही है, इसका मतलब कि दिन की अवधि बढ़ रही है, दिन की अवधि बढ़ रही है। अब देखो लाइट कहां तक पड़नी चाहिए थी, इस पार्ट में आप आ जाओ, इस पार्ट में जो सनलाइट है वो यहां तक आनी चाहिए थी, यहां तक आनी चाहिए थी, लेकिन ये पार्ट छूटा जा रहा है, ये पार्ट यहां तक छूटा जा रहा है, और लाइट सिर्फ इतने पार्ट में पड़ रही है, इतने पार्ट में पड़ रही है। तो कहने का मतलब ये पार्ट कम हो रहा है ना। तो दक्षिणी ध्रुव में क्या हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव में दिन छोटा हो रहा है, रात बड़ी हो रही है। आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा, यहाँ पर रातें बड़ी हो रही हैं, दिन छोटा हो रहा है, और यहाँ पर दिन बड़ा हो रहा है, रातें छोटी हो रही हैं। और इसे आप अभी समझेंगे, जैसे समर सोलेस्टाइस पढ़ेंगे, विंटर सोलेस्टाइस पढ़ेंगे, वहां पर ये क्लियर होगा। तो इससे क्वेश्चन बहुत नहीं आने हैं, बस आप समझ लें।
परिक्रमण आप नोट करेंगे। इसी गति को हम लोग पढ़ रहे हैं। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। और इससे क्या होगा, ऋतु में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन। अब थोड़ा सा इसमें कुछ फैक्ट अगर आप नोट करें तो इसमें आप क्या देखेंगे, 21 जून, अगर आप 21 जून को देखेंगे तो 21 जून को क्या होगा, जो सूरज है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। कहाँ चमकेगा, ठीक है। अगर 21 जून को हम लोग नोट करें तो 21 जून को क्या होगा, ठीक है, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, ठीक, अर्थात सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी। अगर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। क्या होगा, दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। बात समझ आई। और इसे हम लोग कहते क्या है, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं उत्तर आयनांत। क्या कहते हैं, उत्तर आयनांत कहते हैं। क्या कहेंगे, उत्तर आयनांत। तब आपसे पूछ लिया जा रहा है उत्तर आयनांत की स्थिति कब बनती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 21 जून को। और उत्तरी ध्रुव में, ठीक है, उत्तरी ध्रुव में कब सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, तब आंसर क्या होगा, 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। और सेम उसी टाइम अगर आप दक्षिणी ध्रुव में जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ी रात होगी, सबसे छोटा दिन होगा। बात समझ आ रही है। उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। और दक्षिणी ध्रुव में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी रात होगी, सबसे छोटा दिन होगा। तो एक स्थिति बनी 21 जून की। और इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं उत्तरायणांत। क्या कहते हैं, उत्तरायणांत। उत्तरायणांत कहा जाता है। इसे परिवर्तन क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, अब आप देखें प्रभाव दोनों तरफ पड़ेगा, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगी सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन। और ऐसा होता क्यों है, अगर इसके रीजन की बात कर ली जाए, वाई, ऐसा क्यों हुआ कि सबसे बड़ा दिन हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। कहां सीधी पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। तो वाई का आंसर भी आपको पता है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है एग्जाम में कि उत्तर आयनांत कब पड़ता है, तो आप आंसर क्या करेंगे, 21 जून को। या उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है, तब आपका आंसर क्या होगा, 21 जून को, क्योंकि इसकी विपरीत स्थिति होगी ना दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसको आप नोट करेंगे। अच्छा, अगर आप इसे काउंट करेंगे तो आप देखेंगे आपको दिन का समय भी पता चल जाता है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन डिग्री वाइज ये काउंट होता है कि अगर 1 डिग्री इधर बढ़ रहा है तो मतलब 4 मिनट का समय बढ़ेगा ना। वो जो समय वाली स्थिति मैंने यहाँ बताई है। अब आप देखें, अगर सूर्य का प्रकाश 1 डिग्री इधर बढ़ गया, ये 0 डिग्री है, 0 से 1 डिग्री पर आ गया, तो कहने का मतलब जो दिन का समय है वो 4 मिनट बढ़ जाएगा। और अगर 1 डिग्री इधर कम हो गया तो 4 मिनट कम हो जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां भी यूज कर सकते हैं। अब ये बन गई दूसरी स्थिति हमारे सामने। ये क्या है, ये इसकी अपोजिट स्थिति है जो बनती है 22 दिसंबर को। कब बनती है, 22 दिसंबर को। अच्छा, आप ये भी नोट करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, यहां पर होगी ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का महीना। क्या होगा, ठीक है, गर्मी का महीना। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, यहां पर सर्दी का महीना होगा। यहां पर किसका महीना होगा, सर्दी का महीना होगा। इतना नोट हो गया। सबसे कौन सा ये, हाँ गर्मी का महीना होगा बिल्कुल।
22 दिसंबर की स्थिति। इसमें क्या होगा, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी। कहाँ सीधी पड़ेंगी? मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी। और मकर रेखा किस गोलार्ध में आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। किस में आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। तो आप देखेंगे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है। कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु है। और इसके साथ ही आप देखें, अगर दिन की अवधि की बात कर लें तो इस समय होगा क्या, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि कैसी होगी? दिन की अवधि लंबी होगी। कैसी होगी? लंबी। और अगर आप उत्तरी गोलार्ध की बात कर लें, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि कैसी होगी? छोटी होगी। क्लियर? और इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को दक्षिणायनांत कहते हैं। ये दिन की अवधि लंबी होगी दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में छोटी होगी। बस इतने पॉइंट्स इससे बनते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट और है कि आप देखें, अगर आप बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आपको पता होगी। ऑस्ट्रेलिया किस में पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। और ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे 22 दिसंबर या 25 दिसंबर को ले लें तो ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को कौन सा महीना होगा? गर्मी का महीना होगा ना। कौन सा महीना? गर्मी का महीना। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, या क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे। तो हमारे यहाँ क्रिसमस डे किस महीने में, किस ऋतु में मनाया जाता है? शीत ऋतु में मनाया जाता है, या आप कहेंगे सर्दी की ऋतु में मनाया जाता है। लेकिन अब इसके अपोजिट ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है? गर्मी की ऋतु में मनाया जाता है। बताने का टोटल मोटिव मेरा ये था। तो इतना आपको समझ में आया। अब दो पॉइंट आपको और समझना है। एक समझना है शरद विषु और एक समझना है वसंत विषु। अब शरद विषु क्या होता है? दो स्थिति ऐसी होती है कि दो स्थिति में क्या होता है, सूर्य की किरणें जो हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कहाँ सीधी पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अच्छा, इधर आप देखेंगे एक पॉइंट और है, उसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा पीछे जाएंगे और नोट करेंगे कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। नोट करेंगे, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव में रात का महीना होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? 6 महीने की रात होगी। ये कैसे होगी? जैसे इसे आप देखें, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है ना। ये क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है। अब पृथ्वी अगर ऐसे चलते चलते आएगी, ऐसे चलते चलते यहां तक आती भी है, तो आप बताएं यही वाला पार्ट तो ऊपर रहेगा ना, ये पार्ट तो नीचे ही रह जाएगा। और ये चलते चलते जब यहां पर पहुंचेगी, जब ये ऊपर वाला पार्ट यहां पर चला जाएगा, तब ये नीचे वाला पार्ट इधर सामने आएगा सूर्य के। ठीक है, तो ये टोटल कितना समय होगा? 6 महीने का समय होगा। कितने महीने का समय है? 6 महीने का समय है। तो 6 महीने तक क्या रहेगा? ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव पर उजाला रहेगा और दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा रहेगा। ठीक है, हल्का सा आंशिक उजाला रहता है, कंप्लीट अंधेरा भी नहीं रहता कि अंधेरा रहता है, आंशिक उजाला रहता है। और ये 6 महीने बाद क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव पर उजाला होगा और उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रदीप्त वृत्त है ये आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा है और दक्षिणी ध्रुव पर उजाला है। और इधर आप देख रहे हैं वही उत्तरी ध्रुव पर उजाला है, दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा है। तो ये 6 महीने का समय लगता है और 6 महीने तक यहाँ पर क्या होगा? उजाला रहेगा। तो इसे आप नोट करेंगे कि उत्तर आयनांत के समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और दक्षिण आयनांत के समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा और उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा होगा, उत्तरी ध्रुव पर रात होगी।
दो डेट आप और नोट करेंगे इसमें स्टेशन में, उसके बाद स्टेशन में कुछ है नहीं। एक क्या है 21 मार्च और दूसरा 23 सितंबर। 21 मार्च, इसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और अगर सीधी पड़ेंगी विषुवत रेखा पर तो जो लाइट है वो इक्वल डिवाइड होगी, और इससे प्रभाव स्वरूप क्या होगा, दिन और रात की अवधि, दिन और रात की अवधि क्या होगी, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। और आप देखेंगे इसमें एक पॉइंट आपको और समझना है कि इससे क्या होगा, जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होगी और उत्तरी ध्रुव में वसंत ऋतु होगी। शरद ऋतु और उत्तरी ध्रुव में वसंत ऋतु। अच्छा, ये शरद ऋतु आपको समझ में आया कि शरद ऋतु क्या है, जिसको आप पतझड़ का महीना कहते हैं। क्या कहते हैं, पतझड़ का महीना। ठीक है, इस समय होता क्या है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिराने लगते हैं। क्या करते हैं, गिराने लगते हैं, और इसी को आप कहते हैं शरद ऋतु। तो क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होगी और उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु होगी। और आप इसके सेम अपोज जाएंगे, जैसे आप देखें ये मार्च का महीना होता है, 21 मार्च की बात है। 21 मार्च में हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग उत्तरी ध्रुव में है ना, 37 डिग्री से 37 डिग्री के आसपास है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, मार्च के महीने में हमारे यहाँ बसंत ऋतु होती है, हरा भरा मौसम होता है। और सेम इसके हम लोग अपोज आ जाते हैं जब सितंबर और अक्टूबर में आते हैं। तो अक्टूबर नवंबर के आसपास आपने देखा होगा कि पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिराने लगते हैं। तो उस समय हमारे यहाँ शरद ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव में वसंत ऋतु होती है। तो ये दो पॉइंट आपको और समझना है। ठीक है, आपको ये समझना है कि मार्च के समय, अब आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जब मार्च का महीना होता है, 21 मार्च की हम बात करेंगे, तो 21 मार्च को हमारे यहाँ वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होती है। और इसके अपोज आप आ जाएंगे 23 सितंबर को। 23 सितंबर, तो इस समय भी क्या होगा, स्थिति सेम बनेगी। जो सूर्य की किरणें हैं ये कहां सीधी पड़ेंगी, विषुवत रेखा पर। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें क्या करेंगी, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और अगर विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा, दिन और रात की अवधि, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो दो बार सीधी पड़ती हैं, कहां, विषुवत रेखा पर, लेकिन एक बार सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर और एक बार सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर। और एक पॉइंट इसमें आप और समझेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सिर्फ कर्क और मकर रेखा तक ही सीधी पड़ती हैं। जैसे अगर ये क्या है, ये 0 डिग्री है, ये हो गई कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा, तो सूर्य की किरणें सिर्फ यहां तक सीधी पड़ेंगी। ठीक है, सिर्फ यहां तक, लास्ट उनका जो सीधी पड़ने का क्रम है वो यही होगा। इससे आगे वो सीधी कभी नहीं पड़ती हैं, किसी भी महीने में पूरे साल इससे आगे सीधी नहीं पड़ेंगी। और इससे आगे कैसे पड़ेंगी, स्लैंटिंग बेस में पड़ेंगी, ये तिरछी किरणें पड़ेंगी, इधर ये सारी तिरछी किरणें ही रहेंगी। तो आपको ये याद रखना है कि लास्ट जो सीधी पड़ेंगी वो कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा पर कब सीधी पड़ेंगी, 21 जून को पड़ेंगी। कब पड़ेंगी, 21 जून को। और आप देखेंगे मकर रेखा पर कब सीधी पड़ेंगी, मकर रेखा पर कब पड़ेंगी, 23 सितंबर को पड़ेंगी। और आप ऊपर देखेंगे विषुवत रेखा पर दो बार सीधी पड़ती हैं, एक पड़ेंगी 21 मार्च को, कब पड़ेंगी, 21 मार्च को, और दूसरा 23 सितंबर को पड़ेंगी। कब पड़ेंगी, 23 सितंबर को। तो दो बार सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, कब पड़ती हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और जब किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं 21 मार्च को, तो उत्तरी ध्रुव में कौन सा महीना होता है, उत्तरी ध्रुव में कौन सी ऋतु होती है, वसंत ऋतु होती है। दक्षिणी ध्रुव में कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। और 23 सितंबर को जब किरणें दोबारा फिर सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, दिन रात फिर बराबर होते हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव में कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को गिरा रहे होते हैं। और दक्षिणी ध्रुव में कौन सी ऋतु होती है, वसंत ऋतु होती है।
इस लेसन में कंप्लीट इतने ही कंटेंट है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, समय कितना भी बचा हुआ है, 15 मिनट और बचा है। अब एक लेसन और है मैप। ठीक है, तो थोड़ा सा मानचित्र क्वेश्चन मैप ही समझा देते हैं। पहले लेसन आपका कवर हो जाए, मैप के बाद एक दो क्वेश्चन, एक लेसन इसमें और बचेगा, फिर 7th क्लास की एसएसटी है और फिर 8th क्लास की एसएसटी। देखो 6th क्लास है तो ये बहुत इजी लग रहा है, नॉर्मली आपको समझ में आ जा रहा है। जब आप 8th क्लास में पहुंचेंगे, जब आप ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे और रिसोर्सेस पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे जब उसको कैटेगराइज आप करेंगे, उसमें लगेगा कि हाँ थोड़ा सा लेवल है, और इसमें तो भी कुछ भी नहीं है। मानचित्र, ये अगला लेसन है। ये क्या है, मानचित्र, या जिसे आप मैप कहते हैं। क्या कहते हैं, मैप। अच्छा, मैप आप बनाते हुए भी आ रहे हैं और देखते हुए भी आ रहे हैं, तो मैप होता क्या है, जरा मुझे डिफिनीशन बताएं अपनी भाषा में कि मैप किसे कहते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ये इंडिया का मैप ले लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया इधर, आई थिंक आवश्यकता नहीं है फिर भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये क्या है, ये भारत का मैप है। तो मैप किसे कहते हैं, स्थान पता कर सकते हैं मैप के माध्यम से, मैप के माध्यम से स्टडी भी कर सकते हैं। मानचित्र की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, मानचित्र किसे कहते हैं। देखो मानचित्र में करते आप क्या है, पृथ्वी के बड़े भूभाग को कागज के छोटे से टुकड़े पर प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। और जब आप पृथ्वी के बड़े भूभाग को कागज के छोटे से टुकड़े पर दिखाते हैं तो इसे आप मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। नोट करेंगे आप। पृथ्वी के बड़े भूभाग को समतल कागज पर प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना, ये क्या है, ये मानचित्र है। अब मानचित्रों की अगर पुस्तक को आप, जैसे कई सारे मैप को अगर आप इकट्ठा कर दें, ठीक है, एक टर्म आता है एटलस। क्या आता है, एटलस। एटलस आप लेते भी हैं, ऑक्सफोर्ड एटलस, स्टूडेंट एटलस, ठीक है, एक ब्लैक स्वान की भी एटलस आती है, एक स्कूल एटलस भी आती है। तो एटलस आपने लिया है, एटलस होती क्या है, ये मानचित्रों की किताब है। क्या है, ठीक है, मानचित्रों की पुस्तक है। ये क्या है, मानचित्रों की पुस्तक है। मानचित्र से हम कर क्या सकते हैं, ठीक है, पृथ्वी की स्थिति को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। देखो पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी हमें किससे मिलती है, अक्षांश और देशांतर से मिलती है। और अगर हम और ब्रीफ जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए हमें मैप की आवश्यकता पड़ती है, या हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो मानचित्र क्या करते हैं, पृथ्वी के बारे में जानकारी देते हैं। क्या करते हैं, पृथ्वी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मानचित्र क्या करते हैं, पृथ्वी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब आगे आप मानचित्रों को अगर कैटेगराइज करें, आपने मैप देखे होंगे, आपने देखा होगा पॉलिटिकल मैप, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, राज्य को दिखाते हैं, उनकी बाउंड्रीज को दिखाते हैं, ठीक है, और देश को दिखाते हैं। सारे देश अलग होते हैं भौगोलिक सीमा के द्वारा। दूसरा आपने देखा है कि जिसमें हम लोग पर्वत, पहाड़, पठार को दिखाते हैं या प्राकृतिक भूआकृतियों को दिखाते हैं। और तीसरा मानचित्र है जिसमें आपने जैसे स्पेशल रोड को दिखा दिया, स्पेशल आपने रेलवे को दिखा दिया, स्पेशल आपने मंदिर को दिखा दिया। तो ये मानचित्र की कैटेगरीज हैं। ये क्या है, मानचित्र की कैटेगरीज हैं। अच्छा, मानचित्र को बनाते समय हम लोग किन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। मानचित्र के घटक भी आप पढ़ेंगे, जिसमें आप दिशा, दूरी और संकेत पढ़ेंगे। 3 प्रमुख घटक हैं, ये आया भी हुआ है कि मानचित्र, इसमें से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है, पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो इधर आप क्या देखेंगे, मानचित्र का वर्गीकरण, मानचित्र का वर्गीकरण। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक मानचित्र जिसे आप कहते हैं भौगोलिक मानचित्र या प्राकृतिक मानचित्र। क्या कहते हैं आप,
भौगोलिक मानचित्र। दूसरा आप देखेंगे राजनैतिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र। और इसके अलावा आप देखेंगे एक मानचित्र और है जिसे आप कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। ये क्या है? ये थीमेटिक मानचित्र। इन तीनों में अंतर क्या है? इन तीनों को हम लोग अलग अलग क्यों डिफाइन करते हैं? थोड़ा सा इसे देख लें। अगर भौगोलिक मानचित्र होगा तो इसमें हम लोग प्राकृतिक संरचना को दिखाएंगे, ठीक है। इस मानचित्र में प्रकृति द्वारा निर्मित चीजों को दिखाया जाता है। प्रकृति द्वारा निर्मित आकृतियों का मानचित्र। और इसमें क्या होता है? इसमें होती है देश विदेश की सीमाएं, देश विदेश राज्य तथा उनकी सीमाओं को प्रदर्शित करता है। उनकी सीमाओं को प्रदर्शित करता है। और अगर आप देखेंगे थीमेटिक मानचित्र तो ये क्या है? किसी विशेष विषय वस्तु का मानचित्र। ये क्या है? किसी विशेष विषय वस्तु का मानचित्र। ये किसी विशेष विषय वस्तु का मानचित्र है। तीनों में अंतर आपको समझ में आया? ये क्या है? ये भौगोलिक मानचित्र है जिसको आप फिजिकल मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल मैप। और ये क्या है? ये है पॉलिटिकल मैप। और ये थीमेटिक मानचित्र। ये क्या है? ये थीमेटिक मानचित्र। हिंदी अंग्रेजी दोनों में इसको थीमेटिक ही लिखते हैं। नोट हो गया इतना? हेलो, हाँ नमस्ते भैया। क्लास में भी फ़ोन करते हैं आपको निकल के। यहाँ सेवा में। हाँ हाँ, अच्छा तो अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, क्लास चल रही है, निकल के फ़ोन करते हैं आपको। नहीं नहीं, और कोई नहीं। नोट हो गया इतना? मानचित्र के घटक। अगला पॉइंट क्या है? मानचित्र के घटक। मानचित्र के घटक कितने हैं? 3 घटक हैं। कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। एक हो गया दिशा। क्या हो गया? दिशा, दूरी और संकेत। दिशा, दूरी और संकेत। देखो सबसे पहले जब मैप आपके सामने रखा जाता है, सपोज कर लो आप कहीं का भी मैप रखा जा रहा है, तो आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। किसका ज्ञान होना चाहिए? दिशा का ज्ञान होना चाहिए। और दिशा के ज्ञान के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं दिक्सूचक यंत्र। क्या कहते हैं? दिक्सूचक यंत्र, या जिसे ट्रफ कैंपस आप कह सकते हैं, कंपास भी आप कह सकते हैं। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दिशा के लिए। इसमें एक मैग्नेटिक सुई लगी होती है जो हमेशा उत्तर की तरफ रहती है। किसकी तरफ? उत्तर की तरफ। और उत्तर के दाहिने हमेशा क्या होता है? उत्तर के दाहिने आप देखेंगे पूरब होगा, और बाएं क्या होगा? पश्चिम होगा। बाएं क्या होगा? पश्चिम होगा। और अगर आपको उत्तर दिशा का ज्ञान है तो इससे आप सभी दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखो इसमें सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? अब अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला है, क्योंकि जो 5 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, इस 5 मिनट में हम कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, बस मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा कि आपको पहले से समझ में आ जाए, इसके स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। आप जाकर के एक बार रीड करेंगे घर पे, समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले दिशा की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दिशा की। तो मानचित्र को पढ़ते समय हमें दिशा की जानकारी होना आवश्यक है। जो मुख्य दिशाएं हमारी कितनी हैं? अगर आप मुख्य दिशाओं की बात करेंगे तो मुख्य दिशाएं कितनी हैं? 4 हैं। कितनी हैं? 4 दिशाएं हैं, जिसमें क्या हो गया? उत्तर हो गया, ठीक है, दक्षिण हो गया, और पूरब हो गया, क्या हो गया? पश्चिम हो गया। अब आप देखेंगे ये जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, इन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु।
अगर ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रधान दिग्बिंदु निम्न में से किसे कहा जाता है, चार मुख्य दिशाओं को, उप दिशाओं को, या अन्य, या फिर कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन में आ जाता है, तो आप क्या टिक करेंगे, मुख्य दिशाओं को क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। इसके अलावा चार और क्या हैं, उप दिशाएं भी हैं। क्या हैं, उप दिशाएं भी हैं। और उप दिशाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे पता लगा कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई स्थान अगर इस तरफ है तो हमने बता दिया इस पॉइंट के उत्तर में है, अच्छा इस तरफ है तो ये ना उत्तर में रह गया ना पूरब में रह गया। अब हम कैसे बताते कि किस डायरेक्शन में है, समस्या थी हमारे सामने ना, तो लोगों ने क्या किया, मिल करके एक और डायरेक्शन बनाया, इसे उत्तर पूर्व बता दिया। क्या बता दिया, उत्तर पूर्व। तो ये क्या है, उत्तर पूर्व, और ये क्या है, दक्षिण पूर्व। ये क्या है, उत्तर पश्चिम, और ये क्या है, दक्षिण पश्चिम। आपको ये याद रखना है, सबसे जो मेन डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। वो क्या है, नॉर्थ है। देन साउथ, देन क्या है, साउथ है, और इसके बाद पूरब और पश्चिम है। इसके बाद क्या है, पूरब पश्चिम। अगर इन चारों डायरेक्शंस में से भी बात कर ली जाए तो इसमें दो मुख्य हैं, उत्तर और दक्षिण। और इसकी मुख्यता आप ऐसे समझ सकते हैं, जब इस डायरेक्शन को आपने डिफाइन किया तो आपने सबसे पहले किसे लिया, किसके आधार पर डिफाइन किया, उत्तर के आधार पर। इसका मतलब कि उत्तर क्या है, मुख्य दिशा है। इधर आपने क्या देखा, दक्षिण को मुख्य दिशा माना और फिर पूर्व को ले लिया। इधर भी आप देखेंगे दक्षिण को ही मुख्य मानेंगे, इधर उत्तर को ही मुख्य मानेंगे। तो इन चारों में भी जो दो बहुत मुख्य हैं वो क्या है, उत्तर है। और दोनों में से सबसे मेजर की बात कर ली जाए तो उत्तर दिशा है। क्या है, उत्तर दिशा। अगर उत्तर दिशा का ज्ञान होगा तभी आप दिशाओं के बारे में बता पाएंगे। तो मानचित्र में दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, दूरी। दूरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब पता लगा जमीन या क्लास को हमने ले लिया, एग्जाम्पल के रूप में क्लास ले लो आप। क्लास की डिस्टेंस हमने यहां से मान ली 20 फीट है। कितना है, 20 फीट है। ठीक है, कितना माना, 20 फीट मान लिया। अब आप बताओ, अगर इसे आप मैप पर बनाओगे, मैप पर दिखाओगे, तो 20 फीट का मैप आपको चाहिए ना बनाने के लिए, 20 फीट का मैप चाहिए। तो 20 फीट का मैप तो बहुत बड़ा हो गया। ऐसे अगर हम मान लेते हैं भारत कितना है, हमने देखा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितनी है, 3214 किलोमीटर है। तो भाई अगर मैप भारत का बनाना है तो 3214 किलोमीटर का कागज चाहिए होगा ना। और इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम पैमाना यूज करते हैं। क्या करते हैं, पैमाना। पृथ्वी की वास्तविक दूरी को सांकेतिक दूरी के रूप में कागज के टुकड़े पर व्यक्त करते हैं, इसी को पैमाना कहते हैं। यह पैमाना होता क्या है, जैसे आप देखेंगे धरातल की जो दूरी है, जैसे धरातल की दूरी मैंने मान ली कितनी है, यहाँ पर मैंने मान लिया 1 किलोमीटर है। कितनी है, 1 किलोमीटर है। और मैंने माना कि मानचित्र पर, ठीक है, मानचित्र पर इसकी दूरी, जो मानचित्र पर दूरी है वो कितनी दूरी होगी, वो होगी 1 सेंटीमीटर। तो आप बताएं, मानचित्र ये है ना, मानचित्र पर अगर हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की तो आप देखेंगे जमीन पर अगर इसी लाइन को हम लेकर के आएंगे तो ये 1 किलोमीटर की लाइन होगी। कितने किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की। इसी को क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। और इसी आधार पर मानचित्र बनाया जाता है। आप जाइएगा, अगर आपके पास मैप होगा तो उठाइएगा और देखिएगा मैप, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि मानचित्र के बगल में क्या होता है। ये जो मैप है, इस मैप के बगल में आप देखेंगे, जो मैप है, मैप के बगल में यहाँ पर ऐसे लिखे होते हैं, अनुपात में लिखा होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होता है 1 अनुपात जैसे 400 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 400 या 4000 लिखा हुआ है। तो ये करता क्या है, मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल की 400 किलोमीटर की दूरी को दिखा रही होती है। इसी को पैमाना कहते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, कागज पर मानचित्र की दूरी और धरातल की वास्तविक दूरी के अनुपात को पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं, पैमाना। तो कल आपका टॉपिक क्या होगा, सबसे पहले आप दूरी समझेंगे। दूरी क्या है, मानचित्र में दूरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, दूरी क्यों घटक है मानचित्र का, दिशा मानचित्र का घटक क्यों है, और संकेत हम लोग संकेतों का प्रयोग मानचित्र में क्यों करते हैं। क्योंकि आपकी क्लास जो है वो 1 घंटे की है, इसीलिए क्लास को ही खत्म करते हैं। और उम्मीद है कल आप लोग अवेलेबल रहेंगे इसी समय। कोई भी डाउट अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप आज पूछ सकते हैं, कल भी आकर के पूछ सकते हैं, परसों पूछ सकते हैं। इसमें से कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।